नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। साथियों, आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी के जो फॉर्म हैं अभी भी चल रहे हैं, यानी कि अभी भी फिलअप हो रहे हैं। तो भाई जिस बच्चे ने भी वो फॉर्म नहीं भरा वो अपना फॉर्म भर लेना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो 14 तारीख का वेट कर रहे थे। तो भाई अब ज्यादा देरी मत करो, क्योंकि अगर साइट बिजी हो गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी फॉर्म भरने में। तो चलो भाई, हम इसी ग्रुप डी के आधार पर ही हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई थी। उस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने अपना 1 नंबर वाला जो टेस्ट था वो कर लिया था। आज हम उसी में टेस्ट दूसरा लगा रहे हैं जो मैथ का टेस्ट है। और आज हम जो करेंगे टेस्ट वो होगा 17 अगस्त 2022 का शिफ्ट सेकंड का, जिसमें हम केवल मैथ ही करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भाई आपके पास पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 11, 16, 33, 15, 51, 18, 71, 75, 22 और 17 आंकड़ों का माध्यक क्या है। माध्यक को भाई ये मत समझना कि ये औसत है, माध्य है। माध्यक का मतलब होता है माध्यिका। और माध्यिका निकालनी कैसे जाती है? माध्यिका निकालने के लिए आपको सबसे पहले इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा अगर मैं, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर रखूंगा 11, उसके बाद उससे बड़ा नंबर हो जाएगा हमारे पास, उससे बड़ा नंबर हमारे पास हो गया 15। ठीक है भाई, देखो मैंने 11 लिख लिया इसलिए यहां से 11 हटा दिया, 15 लिख लिया इसलिए 15 हटा दिया, 15 के बाद है हमारे पास 16, 16 हटा दिया, 16 के बाद आप देख रहे होंगे ये 17 लिखा हुआ है, 17 के बाद हमारे पास लिखा हुआ है 18, ये 18 हटा दिया, 18 के बाद हमारे पास है भाई 22, ये 22 लिख दिया। ठीक है नहीं, 22 के बाद हमारे पास 33 है, 33 के बाद हमारे पास 51 है, और 51 के बाद हमारे पास 75 है। तो 75 नहीं है, 71 है, 71 है, 75 है। अब भाई असेंडिंग ऑर्डर में तो लग चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ता क्रम, वो तो हमने लगा दिया। लेकिन जो हमारा मेन काम है माध्यिका निकालने का, तो माध्यिका कैसे निकाली जाए? तो भाई अगर मैं इन नंबर्स को काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल मिला के नंबर हो रहे हैं मेरे पास 10। तो मैं एक काम करता हूं कि 4 नंबर तो इसके हटा देता हूं और 4 नंबर इसके वाले हटा देता हूं। अब हमारे पास बचा कितना? 18 और 22। तो भाई जो आपके पास 18 और 22 बचा ना, अगर आप लोगों को माध्य निकालनी है, माध्यिका, तो इन दोनों को जोड़ के और इनका आधा कर देंगे। तो 18 और 22 हो जाएंगे भाई 40, और 40 का आधा कितना आ जाएगा भाई? 40 का आधा आ गया 20। तो हमारे लिए माध्यक ये होगा वो कितना आ गया? 20 आ गया। मान लो कि आपके पास 2 नंबर नहीं बच पा रहे हैं, मान लो आपके पास कि 18 ही बचा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर होता है वो 18 ही होगा। तो जब कभी भी एक ही नंबर बचे तो आंसर वही होता है, जब कभी भी 2 नंबर बचे तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना होता है। इस तरह आप माध्यिका निकाल सकते हो। बात समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 के स्क्वायर की पावर 3 प्लस 2 के क्यूब की पावर 2 को सरल कीजिए। तो भाई हम इसे कैसे लिख सकते हैं? जब हम ब्रैकेट से घात को बाहर निकालते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। नहीं, ऐसे ही अगर मैं इसे लिखूं तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 की पावर 6 आ गया। अगर मैं 3 की पावर 6 की बात करूं तो भाई 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729। ठीक है भाई, ऐसे अगर मैं 2 की पावर 6 की बात करूं तो 2 की पावर 6 होता है 64। ठीक है भाई, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 9 और 4 13। ठीक है भाई, 2 और 6 8, 8 और 1 9, और यहाँ जाएगा भाई 7। तो कुल मिलाकर हमारा जो योग आया ना इसका, वो आया 793। ठीक है भाई, कितना है भाई हमारा योग? 793। किसी को कोई डाउट? ठीक है भाई, आगे देखें। भाई ये जो टेस्ट है, ये वाला ही टेस्ट आज क्लास में भी दिया गया था। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन, जिस बच्चे ने भी ऑफलाइन टेस्ट दिया था वो भी चेक कर लेना अपना कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपए था। इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 रुपए है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो भाई, हम ये कह रहा है कि पहले 34,500 रुपए था, अब 38,640 रुपए होगा, यानी कि जो वेतन है वो बढ़ चुका। कितना बढ़ चुका? रुपए में ना पूछ के उसने प्रतिशत में पूछ लिया। अच्छा, हम प्रतिशत में निकालने कैसे? निकालने के लिए भाई आप लोगों को हमेशा जिसके साथ तुलना होती है उसे नीचे रखना होता है, या जो छोटा होता है। देखो 2 चीजें बता रहा हूं, जब कभी भी वेतन बढ़ता है, ठीक है नहीं, तो कम वाले को नीचे रखना होता है। ठीक है नहीं, जो बढ़ा हुआ है वो ऊपर, और जो टोटल कम होता है वो नीचे। ठीक है नहीं, और अगर वेतन कम होता है, वेतन कम होता है, ठीक है नहीं, तो जितनी कमी हुई वो ऊपर, और जो बढ़ा हुआ वेतन था यानी कि जो पहले बढ़ रखा था वो नीचे, बढ़ा वेतन नीचे। अब इसी की बात करेंगे हम, इसी की बात करेंगे अगर हम, तो आपके पास जो पहले वेतन था पहले और अब बढ़ने के बाद, पहले की बात अगर मैं करूं तो पहले वेतन था 34,500 रुपए, और बढ़ा हुआ अब बढ़ चुका वेतन, अब कितना हो चुका भाई? 38,640 रुपए। तो ये देख लेते हैं ना कि कितना बढ़ा। अगर मैं बढ़ने की बात करूं तो बढ़ा कितना भाई? 0,414, यानी कि 4,140 रुपए बढ़ चुके। कहां बढ़े? 34,500 रुपए पे, क्योंकि कम वाले पे ही वृद्धि होती है, ज्यादा वाले पे वृद्धि नहीं होती। कभी आप इसके ऊपर निकाल दो। दूसरी बात अगर समझाऊं तो जिसके साथ तुलना होती है हमेशा उसे नीचे रखा जाता है। तुलना किसके साथ हो रही? पिछले वर्ष के मासिक वेतन के साथ। तो पिछले वर्ष का मासिक वेतन कितना था भाई? 34,500 रुपए, और प्रतिशत के लिए लगा देते हैं भाई 100।
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे भाई। अगर हम बात करो 4 1 5 4 9, 5 और 3 8 और 4 12, 15 से कट जाएगा वही है पूरा। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है भाई। 15 से ऐसा काट देते हैं, 15 दूनी 30, बचा हमारे पास 11। तो भाई ये हो जाएगा 15 दूनी 30 तो ये हो गया, और 11 हो गया, 114 हो गया। तो 114 को अगर मैं काटूं 15 से, तो 15 सत्ते 105 और 15 छिके 90, ठीक है भाई। अब इसे और काट सकते हैं, कितनी बार 23 से काट देंगे, 23 ही कम 23 और 23 दूनी 40, यानी कितना आ गया मेरा काट वाट के, ये आ गया 12%। कितना आ गया भाई, 12%। बात समझ पाए, ठीक है जी। आगे देखें, ये दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, पहले से पढ़ ही लेते हैं पूरा। नीचे दिया गया आलेख और तालिका 3 व्यक्तियों ABC द्वारा 3 परीक्षणों टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। अच्छा, ये हमारे अंक है, ठीक है भाई। अच्छा, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब देखते हैं। वो कह रहा है यदि टेस्ट 1, टेस्ट 2 दोनों के लिए अधिकतम अंक 80 है, यानी कि इसके लिए और इसके लिए जो अधिकतम अंक है, यानी कि 80 में से मिले हुए, 80 में से यहाँ 45 मिले हुए, 80 में से यहाँ 50 मिले हुए, यानी कि 80 में से मिले हुए, ये भी 80 में से मिले हुए। जबकि वो कह रहा है कि टेस्ट 3 के लिए अधिकतम अंक 100 है, यानी कि जो ये वाले नंबर है 100 में से मिले हुए, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है तो तीनों परीक्षणों के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए, तीनों को देखते हुए। अगर मैं ए की बात करूं तो ए देखो, ए यहाँ पे कितने कर रहा है 45, ए यहाँ पे कितने कर रहा है 50, ए यहाँ पे कितने कर रहा है 75। अगर मैं जोड़ लूं तो ये हो जाएगा भाई 120 और 50 170, कितना हो गया भाई 170 हो गया, ठीक है। ये किसके नंबर हैं, ए के। अब अच्छा 170 है, कितने में से है 170, कितने में से है भाई, देखो यहाँ भी 80 में से मिले, यहाँ भी 80 में से मिले, जबकि यहाँ मिल रहे हैं 100 में से। तो 80 और 80 160, 160 और 100 260 में से। यहाँ मिले कितने में से 260 में से, ठीक है। नहीं, यहाँ कितने में से मिले 260 में से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो भाई सी की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे मिले 65, यहाँ मिले ऐसे कितने 45, तो 65 और 45 हो जाएंगे भाई आपके 110, 110 और 40 यहाँ पे मिले 150, यहाँ मिले से 150। ये सभी कितने में से मिलेंगे, ये सभी 260 में से मिलेंगे, ठीक है भाई। कितने में से मिले 260 में से। अब पूछा उसने कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई ये इससे कितना अधिक है, अगर हम बात करें तो ये इससे कितना अधिक है 20 अधिक है, ठीक है। नहीं, कितना अधिक है 20 अधिक, क्योंकि दोनों को 260 में से मिले हुए, हमने घटा के देखा तो नीचे कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा भाई, ठीक है। नहीं, एलसीएम दोनों का 260 और प्रतिशत के लिए 100 लगा लेंगे भाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, काट देते हैं ऐसे 13 बार जाएगा भाई, ठीक है। नहीं, 13 से ऐसा काटेंगे, 13 7 91, 7 वाला देख लो बस, 7.69 यही बच रहा है, ठीक है। नहीं भाई, आप लोगों को इसमें ना केवल और केवल इसके टोटल नंबर और इसके टोटल नंबर, यानी कि अगर इसकी बात करें इसके टोटल नंबर कितने हैं 170, इसके कितने हैं 150, कितने में से हैं 260 में से, इसे भी कितने में से मिले 260 में से, ठीक है। नहीं, अच्छा, अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ भी प्रतिशत के लिए 100 लगाओ, पता लग जाएगा। यहाँ भी प्रतिशत के लिए 100 लगाओगे तो वही भाई प्रतिशत 100 जब कॉमन लोगे तो तब भी बात यही बनेगी। तो हमारा जो आंसर आएगा 7.69 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, 7.69, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें यह है कि निम्नलिखित चार्ट P, Q, R, S और T नाम के 5 विक्रेताओं द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर हम चार्ट के बारे में बात करें तो पॉलिसी को दर्शा रहा है भाई। अब देखो, कह रहा 5 विक्रेताओं के द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में Q द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों का प्रतिशत कितना है, यानी Q कितना प्रतिशत बेच रहा है टोटल का। अगर हम Q की बात करें तो Q बेच रहा है 165, कितना बेच रहा है 165। टोटल की बात करें, क्योंकि टोटल हमेशा नीचे रखा जाता है, तो टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 और 6 7 और 5 12, 12 और 8 20 की 0, 80 लगे 2। उसके बाद आ जाएगा आपका 2 और 1 3 और 3 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16 का 6 का 80 लगा 1, 1 2 3 4 5 5 और 1 6, 660, यानी कि 660 में से 165 बेच रहा है क्यों, और प्रतिशत के लिए लगा देते हैं 100, ठीक है भाई। एक काम करो, 0 से 0 काट दो, 11 से काट देंगे, 11 6 66, 11 कम 11, 11 पंजे 55, ठीक है भाई। ऐसे ही 2 3 6 या 2 3 6 क्या, ये पूरा 150 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 6, 6 से काट दो से, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कितने परसेंट बेच रहा हो 25%। टोटल का 25% केवल क्यों दे रहा है, ठीक है भाई। टोटल का 25% कौन दे रहा है, क्यों। समझ पाए आप लोग, आगे बढ़े। देखो भाई, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, कह रहा है कि 5 खरीदो और 3 मुफ्त पाओ, ठीक है। नहीं, 5 खरीदो और 6 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, और उसके बाद कह रहा है 10 और 5% की 2 क्रमिक छूट। निम्नलिखित में से कौन सी छूट सबसे अधिक लाभदायक है ग्राहक के लिए, ठीक है। नहीं, आपको ही बताना है केवल कि कौन सी छूट आप लेना चाहोगे। अगर कोई दुकानदार आपको इस प्रकार छूट देता है तो आप कैसे करोगे। तो भाई देखो, ये कह रहा है कि 5 खरीद लो 3 मुफ्त ले लो, तो जब 5 खरीदोगे 3 मुफ्त ले लोगे तो कुल मिला के इसका मतलब आपके पास 8 आई, तो 8 में से
3 तो आपके पास फ्री वाली है, ठीक है नहीं, 3 तो आपके पास मुफ्त वाली है, तो 8 में से 3 मुफ्त वाली है और प्रतिशत के लिए 100। 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 25 या 75/2, जिसे आप 37.5% भी बोलते हो। ठीक है जी, कितना आ गया 37.5%, यानी कि यहाँ पे जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना 37.5% मिल रहा है। अब अगले की बात करें, 5 खरीदो और 6 मुफ्त पाए, यानी कि कुल मिलाकर 6 और 5 11 घर लेकर जाओगे, जिसमें से 6 फ्री वाली है और प्रतिशत के लिए 100। कितना आ जाएगा भाई ये 600, कितना आ गया 600/11, 11 से काट लेते हैं, 11 पंजे 55, आपका 5 बचा और जे यहाँ जाएगा 11 चौक 44, लगभग 54 लिख लेते हैं, जिसमें कितना लिख लेते हैं 54 लिख देते हैं, लगभग 54%। ठीक, अच्छा अब वो कह रहा है 10% और 5% की 2 करने की छूट। आप लोगों को छूट का ये वाला फॉर्मूला पता होगा कि a + b - ab/100, ये इससे निकलते हैं समतुल्य छूट। जब कभी भी आपके पास 2 छूट दे के रखे हैं और आपको एकल छूट निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब देखो ये कह रहा है 10% प्लस 5% माइनस 10 गुणा 5/100, ये तो वैसे भी नहीं होने की, तो वैसे 15% के समथिंग बैठेगा, 10 और 5 15, 0 से 0 और माइनस 0.5, तो यहाँ आ जाएगा 14.5%। कितना आ गया भाई 14.5%। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास तीसरी योजना है उसमें है 14.5% की छूट। ठीक है, अब बात समझना ध्यान से, अगर मैं कहूं कि आपको 37% की छूट मिल रही है, ओवरऑल मान लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हम इसे 37 37 से बोल रहे, मान लो 38 है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 38% की छूट, यहाँ लगभग 54% की छूट, यहाँ 14.5% की छूट, तो सीधी सी बात है आप क्या कहोगे सर हम तो 54% की छूट लेंगे। क्यों? मान लो कोई सामान 100 रुपए का है, मैंने यहाँ 38% की छूट दे दी, तो आप कहोगे सर 62 रुपए का, सब आपको 62 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे 54% की छूट दे रहा हूँ, आपको भुगतान करना कितना पड़ेगा केवल और केवल 46 रुपए का, तो सीधी सी बात है कि यहाँ कम भुगतान करना पड़ रहा, छूट ज्यादा है, आपकी जेब से पैसा कम जाएगा, तो सबसे ज्यादा जो छूट है दूसरी योजना में मिलेगी। आपको किसमें मिलेगी भाई? दूसरी योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए? चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है भाई, करो इसे। क्या दे रहा है कि इसे है ना पी क्यों के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यों पूर्णांक कहता था, क्यों बराबर है, बराबर नहीं है 0 के। देखो अगर मैं कहूं कि 4 2 4, इसे 4 2 4 लिख लो, यानी 424 लिख लो। अच्छा अब ये देखो कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 लिख दो भाई, 9 नीचे। जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतने 9 लगाने हैं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। और भाई ऊपर से क्या काम करना, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है ना वही संख्या घटाकर भी लिखनी है। ठीक है, क्या काम है ना, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नीचे उतने 9, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है ऊपर से वही संख्या घटाकर लिखनी है। जब आप इसे घटाकर लिखोगे 420 आ जाएगा, नीचे 990 आ जाएगा। ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 14 × 42, ऊपर 14 आ जाएगा, नीचे 33 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 14/33। कितना आ जाएगा भाई 14/33। बात क्लियर हुई? किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है नहीं, पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो दूसरे भाग में कितने पृष्ठ है? देखो आपके पास एक भाग तो है फर्स्ट वाला, एक भाग आपके पास सेकंड वाला है। ठीक है भाई, तो कह रहा है पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। तो अगर मैं कहूं इसमें x है ना दूसरे भाग में, तो इसमें कितने होंगे x + 52, क्योंकि इसमें 52 कम होने चाहिए थे। ठीक है, दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। अगर मैं दोनों को जोड़कर कहूं, नीचे लिख देते हैं, दोनों को जोड़ू तो ये हो जाएगा 2x + 52 और बराबर है कितने टोटल 892 पृष्ठ। ठीक है भाई, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x की वैल्यू जो आ जाएगी 0 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 और ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है भाई, अब एक काम कर लो, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0, यानी कि 420 आंसर आ जाएगा। टोटल जो आपके पास सेकंड वाला पोर्शन था उसमें पृष्ठों की जो संख्या थी, सेकंड भाग में पृष्ठों की संख्या थी 420। सेकंड भाग में कितनी थी भाई 420। किसी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जब 3 समांतर रेखाओं को 2 तिर्यक रेखाएं काटती हैं, देखो 3 समांतर रेखा है 1 2 और 3, और ऐसा कहा कि 2 तिर्यक रेखाओं ने काट दिया। ठीक है भाई, काट दिया, उसके बाद और पहली तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड, ये जो बनाए गए अंतःखंड है कितने हैं 3:4 के अनुपात में है। ठीक है भाई, कितने अनुपात में है 3:4 के अनुपात में है। तो दूसरी तिर्यक रेखा, देखो जब कभी भी कोई 2 तिर्यक रेखा या 3 तिर्यक रेखाएं इन्हीं समांतर रेखाओं को काटते हैं, तो जितने खंड, जिस अनुपात में खंड पहले वाली करती है उसी अनुपात में दूसरे वाली करेगी, उसी अनुपात में तीसरे वाली करेगी। तो तिर्यक रेखाएं 3 समान अनुपात में खंड करेगी। तो अगर पहले वाली ने 3:4 के अनुपात में इसके खंड किए, तो सीधी सी बात है दूसरे वाली भी 3:4 के अनुपात में खंड करेगी। ठीक है भाई, दूसरे वाली भी 3:4 के अनुपात में ही खंड करेगी। बात समझ पाए? आगे देखो भाई क्या है इसमें क्वेश्चन में,
कि 36 संख्याओं का माध्य जो है 42 है। बाद में यह निर्धारित किया गया कि संख्या 47 को गलती से 41 पढ़ लिया गया। दी गई संख्या का सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अगर मैं कहूं कि मुझे योग निकालना है, योग, तो योग निकालने के लिए आपको संख्या और औसत की गुणा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? संख्या और औसत की गुणा करनी पड़ेगी। तो मुझे तो योग ही चाहिए था। योग निकालने के लिए 36 और 42 का गुणनफल करना पड़ेगा। ठीक है, योग निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा? तो 36 दूनी 72 का 2 का हासिल लगी 7। ठीक है भाई, और 36 चौका 144, 144 और 7 151। ठीक है जी, 151। ठीक है, 15 12 इसका योग आ गया, यानी कि 36 संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 1512। लेकिन हुआ क्या, संख्या लिखनी थी 47, लेकिन गलती से कितनी लिख दी? 41। तो हमें कितना लिखना था भाई? जो लिखना था उसे प्लस करके लिखते हैं कि मुझे 47 लिखना था, और जो मुझसे गलती से लिखा गया उसे घटा के लिख देते हैं 41। ठीक है, नहीं, संख्या अभी भी इतनी है 36 ही। तो उसने पूछा कि संख्याओं का जो सही माध्य है वो कितना होगा। तो भाई संख्या अभी भी कितनी है हमारे पास? 36 ही संख्याएं हैं, क्योंकि एक निकाल ली, दूसरी डाल दी, वो वहीं की वहीं। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल संख्या है वो 36 है। तो यहाँ से योग निकल जाएगा, बटे पदों की संख्या 36, औसत निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं भाई, घटा लेते हैं इसमें से 47 में से 41 घटा लेते हैं भाई। आपका बच जाएगा 6, और इसमें जोड़ देते हैं 1512 में। तो 1512 में 6 जोड़ेंगे 1518 और बटे 36। अगर हम बात करें 8 और 1 9, 5 और 1 6, 6 से कट जाएगा ये पूरा भाई। ठीक है, 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, बचे हमारे 3, और जी ये आ जाएगा 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18 और 6 6 36। अब हो गया 5 और 3 8 और 2 10। भाई अब ये कटेगा नहीं, 6 से तो कटेगा नहीं ना, 3 से कटेगा। एक काम करते हैं, पूरा वैसे काट लेते हैं, क्योंकि हमारे लगभग में पूछा गया होगा। हाँ, लगभग में पूछा गया। 6 चौक 24, 4 वाला कौन सा है भाई? 4 वाले आपके सारे आंसर है, कोई बात नहीं। 6 चौक 24, 1 बचा, 6 दूनी 12, फिर 1 बचा हमारे पास, और 6 कम 6, 42.1 वाला आंसर 42.17 में है भाई हमारा आंसर। कौन सा है? 42.1 या 42.17। ठीक है, क्योंकि हमें जो आंसर दिया गया है वो लगभग में दिया गया है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। देखो 3 आदमी है भाई, ए बी और सी। वो कह रहा है ए की आयु बी की आयु का 1/3 है, और जी सॉरी, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, ए बी सी की आयु का जो योग है वो 42 है। ए और बी की आयु का योग बताना कितना है। देखो, ए की आयु बी की आयु का 2 गुना है, और बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। तो एक काम करते हैं ना भाई, हम क्या देते हैं, अगर सी के पास 1 है तो इसके पास कितना है? 1/3, और ए की आयु बी की आयु का 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। 2 गुना 2/3, ये इसका 1/3 है। अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि भाई तीनों में 3 है, अपॉन में कितना है? 3, तो 3 की मल्टीप्लाई सबकी ऊपर कर देते हैं, सबका एलसीएम आ जाएगा नीचे से 3। क्यों? क्योंकि हम कभी भी जो भी वैल्यू होती है अनुपात में बटे में नहीं रखते। ठीक है, नहीं, तो हमें बटा खत्म करना, यानी कि अपॉन वाली वैल्यू खत्म करनी, तो नीचे वाला को सबका एलसीएम लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा ऊपर 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इन सबका जो योग दे रखा था 3 और 1 4 और 2 6, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 42। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो एक अनुपात किसके बराबर है? 7 के। वो चाहे ए और बी की आयु का योग बताना, ए और बी की आयु का योग, 2 और 1 3 अनुपात हो रहे, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 सते 21। कितनी आ जाएगी भाई? 3 सते 21। कोई डाउट? चलो भाई आगे बढ़े। देखो भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 से कोस स्क्वायर 33 प्लस कोस स्क्वायर 57 का जो मान है वो बताना है अनुपात में। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसे लिख लेते हैं, अनुपात में लिख लेते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू अनुपात में दे रखी है। इसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 22 और प्लस इसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर, इसे लिख लेते हैं 90 माइनस 22। ठीक है भाई, और बटे में ऐसे इसे लिख लेते हैं कोस स्क्वायर 33 और प्लस इसे लिख लेते हैं कोस स्क्वायर बटे में ब्रैकेट में 90 माइनस 33। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करूं ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है कोस स्क्वायर 22 और बटे ऐसे ही ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर 33 प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 33। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला तो पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका जो अनुपात आ गया कितना आ गया भाई? 1:1 आ गया। कितना आ गया? 1:1 आ गया। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं भाई। देखो जी, ये कह रहा है कि 96, 144 और अन्य संख्या x का जो लघुत्तम समापवर्त है वो 576 है। नीचे दिए गए मानों में कौन सा x का मान हो सकता है? यानी कि हम ये एक जब सक्ता वर्ड आता है ना, सक्ता वर्ड, तो इस बात का मतलब है कि संभावना है कि कौन सा इसमें से सही हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से केवल एक ही ऐसा हो सकता है जो
क्या बोलते हैं, इसकी कंडीशन को फॉलो करेगा, बाकी और कोई सा नहीं होगा। देखिए भाई, अब अगर हम बात करें 96, ठीक है, एक 96 दिया हुआ है, दूसरा दिया गया है 144, और तीसरे के बारे में हमें नहीं पता, तीसरे को कुछ ही मान लेते हैं, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक। अगर मैं 96 की बात करूं तो 96 क्या होता है, 32 गुणा 3, 96 का मतलब होता है 32 गुणा 3, 32 या 96, ठीक है जी। 144 की बात करूं तो इसे लिख सकते हैं 16 निम्न 144, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं ना घात में तोड़ लूं तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है भाई। और अगर इसकी बात करूं इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1, ऐसे अगर इसकी बात करूं इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। और अगर मैं इन दोनों का ही लहसे लूं, केवल इन दोनों का ही लहसे लूं, तो देखो लहसे में सबसे बड़ी घात उठाते हैं तो 2 की पावर 5 उठानी पड़ेगी मुझे, और दूसरे वाली कौन सी उठानी पड़ेगी, 3 की पावर 2। तो इनके अनुसार ये लहसे है हमारा इन दो संख्याओं का। लेकिन लहसे दे कितना रखा है हमें, 576। 576 होता है 24 का वर्ग। किसका वर्ग होता है भाई, 24 का। और 24 को लिख सकते हैं 8 या 24, यानी कि 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। जब आप इसे बाहर निकालोगे तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 की पावर 6 और गुणा 3 की पावर 2। अब देखते हैं भाई, देखो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है ना वो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, और गुणा 3 की पावर यहाँ पर 2 है। अच्छा, यहाँ पर जो इसका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम आया हुआ है 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2। इस बात का मतलब है कि जो भी हमारे पास तीसरी संख्या रही थी ना, क्योंकि इसमें तो इसके अनुसार तो सबसे बड़ी घात 5 है, तो जो भी हमारे पास संख्या रही थी सबसे बड़ी, उसमें जो सबसे बड़ी घात थी वो थी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 को खोल कर बता दो अगर मैं, तो वो होता है 2 की पावर 6 का मतलब है 64। तो जो भी सबसे बड़ी घात थी ना हमारे पास वो थी 2 की पावर 6 यानी कि 64। उस संख्या में ना एक गुणक जो था वो 64 था। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 3 की गुणा करूं, देखो अब तो वैसे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। कैसे, बस ये देख लो कि इसमें से जो भी 64 का गुणज होगा वही आंसर होगा। भाई 64 से 144 नहीं कटता, ये आंसर नहीं हो सकता। 288 नहीं कटता, ये नहीं हो सकता। 64 से 96 नहीं कटता, ये नहीं हो सकता। तो केवल कौन होता, 192। क्योंकि अगर मैं 3 का स्क्वायर भी लेता हूँ ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 लेता हूँ, तो वही बन जाएगा हमारा 576, जबकि हमें 576 हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब इसके साथ में क्या रहा होगा, एक 3 रहा होगा। क्या रहा होगा भाई, इसके साथ में एक 3 रहा होगा, तभी तो 3 चौके 12, 3 छंग 18, 19, 192 इसका एलसीएम रहा होगा। सॉरी 576 तो इसका एलसीएम था, और 192 जो था वो संख्या रही होगी आपकी, ठीक है। तो आप इस 64 से ही देख सकते हो कि कौन सा हमारा इसमें फिट बैठा है, ठीक है। क्योंकि इसमें सत्ता दे रखा तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो इसकी कंडीशन को फॉलो करेगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक गोले का जो आयतन है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। गोले का व्यास बताना है। व्यास क्या होता है भाई, व्यास होता है 2r, डायमीटर जो होता है 2 गुना होता है त्रिज्या का। तो एक गोले का आयतन 36 है। आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की क्यूब, और ये कितना दे रखा है, 36 भाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, अच्छा पाई भी था ना इसमें, लो जी पाई भी लिख दिया, 4 निम 36, और पाई से पाई कैंसिल कर दें, 3 नम 27, तो r की पावर 3 बराबर कितना आ गया, 27, और r की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 3। r की वैल्यू 3 है, लेकिन हमें 2r बताना, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया भाई, 3 दूनी 6। कोई डाउट, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है भाई, ये कि 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। इनके मूलों की प्रकृति बतानी है। क्या कह रहा है, कोई वास्तविक मूल है या नहीं है। देखो हमने जब इनके साथ तुलना करते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है नहीं। अब मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, जब कभी भी b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, तो ये इन्होंने नोट करके लिख लेना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो मूल होते हैं वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, ठीक है भाई, वास्तविक और असमान होते हैं। दूसरी बात करूं, जब कभी भी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, तो ऐसी कंडीशन में जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, ठीक है जी, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, ठीक है जी। बराबर का मतलब है समान, निकला यहाँ पे बराबर होंगे, बराबर का मतलब है समान, लो यहाँ पे लिख देते हैं समान होंगे, ठीक। अच्छा, अगर तीसरी बात करें, जब कभी भी b स्क्वायर माइनस 4ac के हिसाब से ये छोटा हो किससे, 0 से, तो ऐसे कंडीशन में जो मूल होंगे काल्पनिक होंगे और असमान होंगे, ठीक है, असमान होंगे, ठीक। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। अब हम इसमें कंडीशन फॉलो करके देख लेते हैं। यदि मैं b स्क्वायर की बात करूं तो मेरे लिए b जो है वो कितना है, 6, तो 6 छंग 36 आ जाएगा भाई, माइनस 4ac, 4 की बात करें तो 4 को तो 4 ही लिखना पड़ेगा भाई,
और ए की बात करें तो 3 और सी की बात करें तो माइनस का 5। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, 4 या 12 पंजे 60 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 36 प्लस 60 बराबर कितना आ गया 96। और आप लोगों को पता है कि अगर ये 96 बड़ा है 0 से तो ऐसे कंडीशन में जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। क्या होंगे भाई? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वास्तविक और विशिष्ट, मूल वास्तविक तथा 2 से अधिक है, वास्तविक और विशिष्ट वाला होगा भाई असमान। ठीक है, नहीं वास्तविक और असमान। ठीक है जी, कोई डाउट? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें इसी में। ये दिया गया है, साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 रुपए और 5 वर्षों में 2000 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर बतानी है आप लोगों को। ब्याज की दर निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले देखो कि 5 साल में हमारे पास जो धन है, 5 साल में कितना हो रहा है भाई? 2000 रुपए। ठीक है, और अगर मैं 2 साल की बात करूं, 2 वर्ष की बात करूं, तो 2 वर्ष में वही धन हमारे पास कितना है? 1250 रुपए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों सालों का यानी कि 5 साल का और 2 साल का अंतर देखूं तो मेरे पास 3 वर्ष का अंतर आ रहा है। और अगर मैं धन की बात करूं तो कुल मिलाकर 750 रुपए का अंतर आ रहा है धन में। ठीक है भाई, अच्छा 3 साल में इस बात का मतलब है कि ये जो अंतर है ना, ये ब्याज है कि 3 साल में आपको 750 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अगर मैं 1 वर्ष की बात करूं तो 1 वर्ष में मुझे मिल जाएगा 250 रुपए का ब्याज। अब एक बात बताओ, अगर 1 साल में 250 रुपए का ब्याज मिल रहा तो यहां से निकाल सकते हैं आगे। 1 साल में 250 रुपए, क्योंकि तो मिश्र धन है, तो 2 साल में कितना मिल जाएगा भाई? 500 रुपए का ब्याज। ठीक है, अब हम इसे ना ऐसा कह सकते हैं क्या कि इसे ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ब्याज की बात करें तो ब्याज मेरे पास 500 रुपए है। ठीक है, नहीं मूलधन की बात करें तो 1250 में से 500 गया, कितना बच गया भाई? 750। समय की बात करें 2 साल, और दर हमारे पास नहीं है और बटे में लगा देते हैं 100। एक काम करते हैं भाई, 0 से 0 काट देते हैं, 25 दूनी 50, 25 या 75, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 100 पहुंच जाएगा यहाँ और 3 आ जाएगा इसके अपॉन में। आर की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। आर की वैल्यू जो है आपके पास कितनी है? 33 से ही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे? कि भाई देखो, अगर मैं बात करूं 1 साल में 250, 2 साल में 500, यानी कि हम कह सकते हैं 1250 में 500 रुपए तो ब्याज के ही हैं, यानी कि 750 रुपए मूलधन था। तो 1 साल में 750 रुपए पे कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? 250 रुपए का। और प्रतिशत के लिए 100, वही निकल जाएगा 25 या 75, और 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से भाज्य है? देखो भाई, जो संख्या 8 से कटेगी वो तो डेफिनेटली 4 से कटेगी ही कटेगी। जिस संख्या को आप 8 से विभाजित कर सकते हो ना, उसे आप 4 से विभाजित 100% करोगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों से भाज्य है, कौन सी हो सकती है? तो भाई 8 से काट के देख लो, 4 से काटने क्या हो सकता है? अगर मैं 8 की बात करूं, आखिरी के 3 अंक इसके काट के देख लेता हूं, 338। 8 से काटूंगा, 8 चौक 32, बचा कितना? 6, 62 कटता नहीं है, यानी कि ये नहीं हो सकता आंसर। इसे काट लेते हैं, 8 एकम 8, ना चलने 8 24 हो जाएगा भाई आंसर। आगे काट के देखें तो 8 चौक 32, 22 बचा, ये नहीं कट सकता। उसके बाद अगले वाले में काट के देखें तो 8 एकम 8, ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 38 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2, 38 24। बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल ये कह रहा है 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का जो गुणनफल है वो कितना होगा? भाई मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? जब कभी भी आपके पास मूलों का गुणनफल निकालना हो, यानी कि अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो ऐसी कंडीशन में आप करते हो C/A। C/A का मतलब क्या है? हमने इसकी तुलना कर लेते हैं किससे? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, नहीं अब देखो, अगर मैं c की बात करूं तो c का मतलब है लास्ट वाली वैल्यू 6, और a की बात करूं तो a ये पहले वाली वैल्यू यानी कि 3, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा, आंसर 2। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर 4 का आंसर 2। कोई डाउट? अगर मूलों का योग पूछ लेता तो आप लोग क्या करते? तब लिखते अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B/A। ये मूलों का योग होता है भाई। ठीक है, मूलों का गुणनफल C/A, मूलों का योगफल माइनस B/A। ठीक है जी, चलिए आगे। 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में, क्या दिया गया है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं समान कार्यों को कितने दिनों में कर सकते हैं? देखो भाई, ये कह रहा है कि 5 पुरुष हैं, 5 आदमी प्लस 6 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं।
उसके बाद 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। एक काम करते हैं भाई, पहले तो यहीं से ले लेते हैं, एक बार यहीं से ले लेते हैं इनकी जो इफिशियंसी है वो कितनी कितनी है। यदि इसकी बात करें तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, गुणा कर लेते हैं भाई। 2 पंजे 10, आदमी आदमी वाले गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 10 में से 9 हो गया 1, m की वैल्यू बचेगी 1। अब देखो 2 6 12, 3 पंजे 15, 12 में से 15 में से 12 गया, कितना बचा 3 वुमेन। तो यानी हम लिख सकते हैं m/w = 3/1, यानी कि इनकी इफिशियंसी का अनुपात ये निकल गया। अब पूछा क्या गया था, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। अब जहां पे आपकी मर्जी हो उस कंडीशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, 5 की कितनी हो जाएगी 15। एक औरत की एफिशिएंसी 6 है, एक औरत की एफिशिएंसी 1 है, 6 की कितनी हो जाएगी 6, तो 15 और 6 ही हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कितने दिन में कर देते हैं 6 दिन में। अब हम पूछा क्या क्या गया है, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। अब देखो एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 तिया 9 और 2 एकम 2, कुल मिला के यहाँ जाएगा 11। कितने दिन में कर देंगे x दिन में, ठीक है भाई। 3 तिया 9, 2 एकम 2, 9 और 2 11। अब गुणा कर लो भाई, 15 और 6 21, और 21 की गुणा 6 में करेंगे, 21 6 का 126 और अपॉन में आ जाएगा 11, ये निकल जाएगी x की वैल्यू। 11 से काट लो, 11 से 11 बार जाएगा, 11 11 121 होता है, फिर बचेगा 5 और नीचे आ जाएगा 11। 11 सही 5/11, 11 सही 5/11 ऑप्शन नंबर, ठीक है भाई। 11 सही 5/11 ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं क्या है भाई क्वेश्चन में। 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ ज्ञात है कि पूरे टैंक भरा हुआ है, ठीक है। तो जब टैंक भरा हुआ है तो उसका आयतन ज्ञात करना। आयतन क्या होता है πr²h, ये आयतन होता है भाई। अगर हम पाई की बात करूं तो 22/7 आ जाएगा। r² की बात करें तो 7 × 7 त्रिज्या दे रखी, और h की बात करें तो 20। तो भाई एक काम करो, 7 से 7 काट दो, ठीक है भाई। तो 7 दूनी 14, या ऐसा कर लो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 × 20। जब गुणा करोगे 0 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 1 30, 30 80 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 30 80, जो उसकी कैपेसिटी है वो कितनी है 30 80, ठीक है जी। आयतन जो है उसका कितना है 30 80 है मीटर की क्यूब। कोई डाउट, कोई डाउट, आगे बढ़े भाई। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी। अब पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 2 गुनी है। देखो एक पिता है, एक बेटा है, ठीक है। अब की बात करते हैं फिलहाल वर्तमान की। पिता की आयु 2 गुनी है पुत्र की आयु से, ये लिखा हुआ है पिता की आयु 2 गुनी है पुत्र की आयु से। 14 साल बाद कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु से, ठीक है। नहीं कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु से। 14 साल पहले कितनी हो जाएगी, कितनी थी 14 साल पहले थी 3 गुना पुत्र की आयु से, तो 14 साल पहले थी 3 गुना। देखो इसे ना हम क्रॉस मेथड से कर सकते हैं। कैसे, 14 साल इसमें से घटे होंगे, 14 साल इसमें से घटे होंगे, दोनों देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर। 14 तिया 42, 14 एकम 14, 42 में से देखो 42 और 14 का अंतर लेना, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन रोक दो। अब देखो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 3 में से 2 गया 1, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को अंतर ही लेना है भाई। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 और 2 का अंतर कितना आ गया 1, तो 1 की वैल्यू 28 है। दोनों के आयु का योग बताना। वर्तमान आयु तो यही थी, ये तो 14 साल पहले थी, तो 2 और 1 3, तो वर्तमान आयु कितनी निकल जाएगी 2 और 1 3, 1 अनुपात की वैल्यू 28, 3 अनुपात की वैल्यू 28 या 84। कितना आ गया भाई 28 या 84। बात समझ पाए। ऐसे क्वेश्चन को उस मेथड से करोगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़े, आगे यह है कि जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचकर अर्जित लाभ उसे 1500 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है, ठीक है जी। यदि 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकालना कैसे, इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए ना, जब कभी भी उतने ही प्रतिशत का लाभ हो और उतने ही प्रतिशत की हानि हो तो दोनों को जोड़ देना चाहिए। यानी कि 1920 में कितना ऐड कर दो भाई 1500, और दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, यहाँ से इसका सीपी निकल जाएगा भाई, ठीक है। कभी भी जब लाभ और हानि जो है बराबर हो, उतने प्रतिशत का लाभ हो रहा हो जितने प्रतिशत की हानि है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ो और 2 से विभाजित कर दो, ठीक है। जब मैं जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 0 2 9 और 5 14, और यहाँ आ जाएगा 3 और भाग 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 0, 1710, ठीक है भाई। और पूछा क्या है 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है। 10% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 10% का मतलब हो जाएगा 11/10, यानी कि 10 पे 1 रुपए का एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, ठीक है जी।
तो ये पूछा कि विक्रय मूल्य, ये सीपी था, सीपी का 110% ही निकाल लिया हमने। तो एक काम करो, 0 से 0 काट दो, 11 एकम 11, 11 से 70 78, 11 एकम 11, 11 और 7 18, ठीक है जी। यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1881 रुपये। कितना होना चाहिए भाई, 1881 रुपये। आगे बढ़े, देखो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसे ध्यान से समझना, क्योंकि इसका एक प्लस माइनस भी गलत हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 3a माइनस 4b माइनस 2c का विस्तार कीजिए, इसका स्क्वायर निकालना। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं ab प्लस bc प्लस c, ये होता है भाई। तो ये फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसे ना ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर, यानी कि यहां से लिख देते हैं 3a का होल स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास, माइनस का 4b, ठीक है भाई, 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c क्या है 2c का होल स्क्वायर, ठीक है। इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ही रखना है, ठीक। उसके बाद प्लस 2ab का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 3 चौके 12 माइनस के 12ab, ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस। फिर उसके बाद bc माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8bc, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 2 तिया 6ca, ठीक है जी। इसे कोई डाउट, जब इसे खोल लेंगे हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस, जब इसे खोल लेंगे 4 चौक 16 b स्क्वायर, इसे खोल लेंगे 2 दूनी 4 c स्क्वायर। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी ना भाई, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 12 दूनी ये आ जाएगा 24 ab, फिर प्लस 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 आ जाएगा 2 8 16 20c, और फिर आ जाएगा माइनस का 12ca। ये बनेगा भाई आंसर। अब मैच कर लेते हैं कौन सा है, 12ca। अच्छा 8 वाला तो ये तो है ही नहीं, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें भी 8 है, ये तो होगा ही नहीं। 12 वाले देखो, 12 वाले हैं, 12ca प्लस का 16 माइनस का 24, यही है भाई ऑप्शन नंबर 3, यही मैच कर रहा है ऐसे पूरा। क्योंकि अगर इसकी बात करें नहीं मैच करेगा कहीं ना कहीं, यहाँ माइनस का 24 है, यहाँ प्लस का 16 है, और यहाँ 6 है, तो 6 वाला तो होगा ही नहीं, केवल यही बचेगा हमारे पास 12 वाला आंसर। किसी कोई डाउट भाई, इसमें ये फॉर्मूला लगना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल पर, एक समतल है भाई, एक समतल पर 4 अलग अलग बिंदु है, जिनमें से कोई भी 3 एक रेखीय नहीं है। एक रेखीय का मतलब होता है सररेख नहीं है, कोई भी 3 सररेख नहीं है, केवल 2 सररेख हो सकते हैं। इसका मतलब उनसे होकर खींची जा सकने वाली अलग अलग रेखाओं की संख्या कितनी है। देखो भाई आपके पास 4 बिंदु हैं, कोई भी उनमें से 3 एक ही रेखा में नहीं है, एक रेख बोल लिखा हुआ है उसने, एक रेखीय नहीं है, यानी कि एक ही रेखा में नहीं है, सारे अलग अलग में है, ठीक। तो यानी कि 2 बिंदु एक रेखा में हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। तो अगर मैं कहूं एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है, नहीं एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इनसे होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। देखो किन्हीं 2 से कितनी खींच सकते हैं, यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। एक रेखा तो यही होगी भाई हमारी, दूसरी रेखा ये होगी 2, तीसरी रेखा ये होगी 3, चौथी रेखा ये होगी 4, एक 2 बिंदु यहाँ से मिले 5 और 2 बिंदु यहाँ से मिले 6, तो कुल मिला के कितनी रेखाएं होगी, 6 रेखाएं। तो 6 रेखाओं, यहाँ 4 बिंदु जो हैं वो 6 रेखाओं को मिला सकते हैं। उनमें से कोई भी 2 बिंदु हमें मिलाने होंगे इसमें, ठीक है, नहीं जैसे इससे ये वाला मिला दिया, इससे ये वाला, इससे ये वाला, इससे ये वाला। चलो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया है, जिन्होंने क्रम से 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी की है। यदि उनका लाभ क्रम से 5, 4, 7 के अनुपात में है, तो उनसे संबंधित निवेश का अनुपात कितना है। भाई निवेश का अनुपात बताना है किसका, A, B और C। जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन हो और आपको आंसर जो है वो एक ही लाइन में निकालना हो, तो आप लोग करोगे कैसे भाई। देखो लाभ को ऊपर रखो, 5, इसे कितना लाभ हुआ 4 का, इसे हुआ 7 का, ठीक है, नहीं लाभ ऊपर रखेंगे और कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए, यहाँ पर रखेंगे 6, कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए। देखो 6 महीने के लिए 5 रुपए का लाभ, 12 महीने के लिए 4 रुपए का लाभ और 14 महीने के लिए 7 रुपए का। तो लाभ ऊपर और जो भी समय है उसे नीचे रखते चले जाओ, काट सकते हैं। 7 दूनी 14, 1/2, 4 तिया 12, 1/3, ठीक है, नहीं। अब इन सबका एलसीएम ले लो नीचे वाले का, क्योंकि बटे में कभी वैल्यू नीचे नहीं रखते। तो 6, 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 ही आ जाएगा भाई। 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ आ गया 5। 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 2। 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 2 तिया 6। तो जो इसका निवेश का अनुपात है वो कितना आ गया भाई, 5, 2, 3। कितना आ गया भाई, 5, 2, 3। बात समझ पाए, निवेश का अनुपात 5, 2, 3।
जल्दी करना तो आप लोगों को ऐसे करना होगा, लाभ ऊपर रखना पड़ेगा और समय नीचे, लाभ ऊपर समय नीचे। और अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो बच जाती है तो फिर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम लेकर काटते चले जाएंगे। आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है ये कि भाई यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर जन्मदिन के समारोह में 20 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा देती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो उसके घर से जन्मदिन समारोह के स्थान के बीच की दूरी कितनी है। देखो भाई, मान लो कि दूरी डी है, मान लेते हैं कि दूरी कितनी है डी, तो डी दूरी कितने की चाल से चल रही है, वो 3 की चाल से, तो दूरी बटे 4 यही तो समय होता है। अगर मैं वही डी दूरी 3 की बजाय कितने की चाल से चलूं, 4 की चाल से, तो ये भी समय है। जबकि वो इस समय के अंतर की बात करें हम, तो एक बार तो 20 मिनट पहले पहुंच रही है, देर से पहुंच रही है, एक बार 30 मिनट पहले पहुंच रही है। तो जब कभी भी एक बार देर से और एक बार पहले पहुंचे, तो जो आपको ये समय दिया गया है इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब है कि इसमें अंतर आ रहा है, भाई 30 मिनट देर से पहुंच रही, सॉरी 20 मिनट देर से पहुंच रही और 30 मिनट पहले पहुंच रही, तो कुल मिलाकर कितना अंतर आ रहा है, 50 मिनट का, ठीक है नहीं। और मिनट को घंटे में बदल देते हैं तो 60 से भाग देने का, ठीक है भाई। या अगर कभी भी देर से और पहले पहुंचे तो प्लस देर से पहुंचे, देर से और देर से पहुंचेगी तो दोनों समय का अंतर, और पहले पहुंचेगी, पहले और पहले, तो ऐसे कंडीशन में भी दोनों का अंतर लिया जाएगा समय का। यहाँ तो हमेशा अंतर ही रहेगा, जो जोड़ना या अंतर लेना है वो इस वाले में होगा जो समय दिया गया होगा, ठीक। अब अगर एलसीएम की बात करें तो 12 आ जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है भाई, 4 तिया 12 और बराबर में ये कट जाएगा 5/6, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 4 में से 3 गया, 1 डी बचा और 2 पंजे 10, यानी कि जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है भाई, 10 किलोमीटर की। दूरी कितने किलोमीटर की है भाई, 10 किलोमीटर की हो। जैसे कोई डाउट। अगला लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसका जो मान है वो किसके बराबर होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है ना तो सबसे आसान तरीका है कि देख लो कि जो पॉइंट है वो कितने अंकों के बाद लगा हुआ है। इधर से काउंट करो, अगर मैं 1 2 3 4, 4 और 1 के बाद यहाँ 5 और 1 के बाद यहाँ 6, यानी कुल मिलाकर ऐसी संख्या देख लो जिसमें 6 अंकों के बाद पॉइंट हो। अगर मैं यहाँ काउंट करूँ 3 और 1 4 और 2 6, भाई सॉरी 3 2 और 1 3 और 2 5, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 अंकों के बाद पॉइंट आना है, ठीक है नहीं। 3 और जी 3 6 इसमें हो रहा है 6, ये हो सकता है। अगर भी चेक कर लेते हैं एक बार, 2 और 2 4, ये तो हो गई, 4 और 4 8 बार आ रहा है। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो 3 और 2 5 और 5 4 9, यहाँ तो 9 बार आ रहा, तो 6 बार केवल कहाँ पर आ रहा, यहाँ पर। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को इस टेस्ट खुद से भी सोल्व करके देखना है, कुछ नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।